गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 11वीं के सिलेबस में शुरू करें हैं राग अध्याय। राग अध्याय में क्या आता है? आपके सिलेबस में 4 राग दिए हुए हैं। राग भैरवी, राग जौनपुरी, राग बिहाग और राग भीम पलासी। तो आज बात करेंगे राग भैरवी के परिचय के बारे में। राग भैरवी, इसका नाम राग भैरवी, और सबसे पहले परिचय की बात आती है कि थाट। किसी भी राग के परिचय के लिखने के लिए कुछ 5-6 बातें होती हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। क्या? थाट, वादी स्वर, संवादी स्वर और विकृत स्वर और वर्जित स्वर, जाति और गायन समय। ये किसी भी राग का जब हम परिचय लिखते हैं या याद करते हैं तो सबसे जरूरी इनका ये पैटर्न होना चाहिए। प्रत्येक राग की परिचय बताने के लिए हमें उसके थाट के बारे में पता होना चाहिए, हमें उसके वादी स्वर के बारे में पता होना चाहिए, संवादी स्वर के बारे में पता होना चाहिए, विकृत स्वर के बारे में पता होना चाहिए, वर्जित स्वर, जाति और गायन समय। ये 6-7 चीजें हैं। किसी किसी राग में ज्यादा भी मिल जाती हैं, लेकिन मुख्य ये जरूरी होनी चाहिए याद। इसी के आधार पर ही कोई राग तैयार होता है और उस राग का पूरा परिचय होता है। अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए इस राग का नाम भैरवी, ठीक है। तो भैरवी राग में क्या क्या है? भैरवी राग कहाँ से, किस थाट के अंतर्गत आता है? जो वर्गीकरण किया है, बंटवारा किया गया है, हमारे उत्तरी भारत में 10 थाट बनाए गए हैं। उन 10 थाटों में राग भैरवी कौन से थाट के अंदर में आता है, उस थाट का नाम। तो ये इसका थाट आता है भैरवी, इसका थाट भी भैरवी है, इसलिए इसको आश्रय राग भी कहते हैं। आश्रय राग, आश्रय राग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब थाट और राग के एक समान नाम हो तो उस राग को आश्रय राग कहा जा सकता है। अब आश्रय राग किसको कहा जाता है, परिभाषा की बात आए तो वो एक अलग मैटर है कि सभी राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न हुए हैं। सभी राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न हुए हैं। एक थाट से 484 राग बनते हैं, ऐसा मानना है। तो 484 राग बने एक थाट से, तो उनमें से कोई एक राग जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, बहुत अधिक पसंद किया गया, बहुत अधिक रोचक था, उस राग का नाम उठा करके थाट को दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि थाट पहले पैदा हुए थे, लेकिन राग पहले पैदा हुए थे, थाट बाद में पैदा हुए। राग तो प्राचीन काल से पैदा, लेकिन रागों को क्या कर दिया गया, इन रागों की संख्या होने के कारण इनका बंटवारा कर दिया गया। बंटवारा करने के लिए ये बाद में वर्गीकरण किया गया है कि इन रागों को उस थाट के अंडर में रख देते हैं, इन रागों को उस थाट के अंडर में रख देते हैं। इसलिए सभी रागों को, जितने भी राग थे, सब रागों को 10 थाटों के अंतर्गत कर दिया गया कि ये विभाग उसके वन विभाग है, उसके नीचे आता है, ये सबके विभाग बांट दिए गए अलग अलग। जो विभाग जिसके नीचे आता है उसी तरह सभी रागों को थाटों के अंतर्गत बांट दिया गया है। तो राग भैरवी किसके अंतर्गत आया? राग भैरवी आया भैरवी थाट के अंतर्गत। वादी स्वर, इस राग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला स्वर कौन है, जिसको राजा स्वर कहते हैं, वो इस राग में मैं स्वर, जिसे मध्यम भी कहा जाता है। दूसरा स्वर, वादी स्वर के बाद कौन सा स्वर सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसे संवादी स्वर कहते हैं, वो है सा। इसमें षडज मूल स्वर जिसे कहते हैं। विकृत स्वर, इस राग में कमाल की बात यह है कि विकृत का मतलब जो 5 स्वर अपने पास रे ग ध नी मा, ये 5 विकृत स्वर माने जाते हैं। तो इसमें रे ग ध नी, ये चारों कोमल स्वर इस राग में चारों के चारों प्रयोग होते हैं। कोमल स्वरों की संख्या ही 4 है सप्तक के अनुसार, तो चारों के चारों इस भैरवी राग में प्रयोग किए जाते हैं। वर्जित स्वर, इस राग में कोई भी वर्जित स्वर नहीं, कोई भी स्वर
वर्जित नहीं है, अर्थात सभी स्वर प्रयोग किए जाएंगे, वर्जित नहीं है। इसलिए इसकी जाति क्या बनेगी? जाति जब सारे स्वरों की संख्या नाम के अनुरूप 7 मानी जाए तो 7 स्वर प्रयोग होंगे, इसलिए इसकी जाति बनेगी संपूर्ण और संपूर्ण। ये इस राग की जाति बनेगी। इसके आरोह में 7 स्वर, अवरोह में भी 7 स्वर प्रयोग किए जाएंगे। इस पेड़ का मतलब ये क्या होता है? इस पेड़ का मतलब ये होता है कि जो पहले लिखा हुआ है, पहले मैंने संपूर्ण लिखा है, बाद में संपूर्ण लिखा हुआ है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो पहले लिखा है इसका मतलब इसका आरोह में 7 स्वर, अवरोह में 7 स्वर। ये संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है, ओडव साडव संपूर्ण भी हो सकती है। जैसे मैंने जातियों का वीडियो बना के आपको पहले बताया था, उसमें अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको जाति समझ में आया। जाति क्या होती है? किसी राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या, इससे बता देती है जाति से। और वो बहुत से रागों की जातियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि रागों की संख्या बहुत अलग अलग है। तो अब इसका समय क्या माना जाता है? इसका समय माना जाता है प्रातः काल। प्रातः काल में प्रथम प्रहर। प्रातः काल का मतलब प्रथम प्रहर ये राग गाया जाता है। इसके बाद इस यहाँ पे लिखा जाएगा इस राग का परिचय। परिचय में क्या लिखना पड़ेगा आपको? परिचय में राग भैरवी, इसका ये जो मैंने लिखे इनके सेंटेंस बना के लिखे हैं। राग भैरवी अपने ही ठाट का राग है, इसलिए इसको आश्रय राग भी कहते हैं। इसमें वादी स्वर, मध्यम, संवादी स्वर, षडज अर्थात सा का प्रयोग किया जाता है। इस राग में चारों कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं। और इस राग की जाति जो है संपूर्ण संपूर्ण है, क्योंकि इसमें 7 स्वर प्रयोग होते हैं, कोई स्वर वर्जित नहीं है। इस राग का गायन वादन का समय प्रातःकाल माना गया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस राग को 24 घंटे में कभी भी गा सकते हैं, बजा सकते हैं। इसको सदा सुहागन राग भी कहते हैं। और सबसे कमाल की बात यह कि यह राग सबसे, तो क्या राग तो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो फिल्मी संगीत में जो राग प्रयोग सबसे अधिक किया गया अब तक, वो राग भैरवी। और इसकी प्रकृति, इसका जो स्वभाव है, इस राग का स्वभाव गंभीर नहीं माना गया, इस राग का स्वभाव चंचल माना जाता है। ये चंचल प्रकृति का राग में, इसमें द्रुत ख्याल, छोटे ख्याल आदि गाए बजाए जाते हैं। इस राग में चंचल प्रकृति के जो राग आते हैं, उन रागों में ध्रुपद नहीं गाया जा सकता, उन रागों में विलंबित ख्याल भी नहीं गाते हैं, उन रागों में द्रुत ख्याल, सुगम संगीत अधिक प्रयोग किया जाता है। ये चंचल प्रकृति का राग है और बहुत ही रंजक राग है। और विद्वानों का मानना है कि इसको प्रातःकाल नहीं, इसको 24 घंटे में कभी भी गाया बजाया जा सकता है। इसलिए इस राग का दूसरा नाम सदा सुहागन राग भी कहा गया। हर समय ही राग ही गाने बजाने लायक है, इसलिए इसको सदा सुहागन राग कहते हैं। ये इस राग के परिचय में लिखने वाली और विशेषताओं में लिखने वाली बात है कि राग भैरवी अपने ही थाट का उत्पन्न राग होने के कारण इसको आश्रय राग भी कहते हैं। इसमें सप्तक का बीच का स्वर अर्थात मध्यम स्वर, इसलिए इसको मध्यम बोलते हैं क्योंकि सप्तक के बीच का स्वर है। सप्तक के बीच का स्वर मैं स्वर, मध्यम स्वर इसका वादी स्वर, षडज स्वर अर्थात सप्तक का पहला स्वर मूल स्वर वो इसका संवादी स्वर है। और इस राग में जो सप्तक में जितने कोमल स्वर होते हैं, कोमल स्वर सप्तक में 4 ही होते हैं, लेकिन विकृत स्वर 5 होते हैं, तीव्र मध्यम और हो जाता है ना, इसलिए इसमें कोमल चारों कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें वर्जित स्वर कोई भी नहीं है, इसमें किसी भी स्वर को प्रयोग करने से रोका नहीं गया है, अर्थात 7 स्वर नाम के अनुरूप। एक सप्तक में वैसे 12 स्वर होते, लेकिन नाम के अनुसार इसमें 7 स्वर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इस राग की जाति संपूर्ण बनती है। और यह राग प्रातःकाल गाया बजाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है इसे 24 घंटे में कभी भी गा बजा सकते हैं, इसलिए इसको सदा सुहागन राग भी कहते हैं। यह चंचल प्रकृति का राग है। साथ में इसमें सा गा, एक बात हो आती है न्यास के स्वर, इसमें सा ग म प, इसमें ये चारों स्वर न्यास, न्यास का मतलब ठहराव, स्वर होते अलग अलग, जैसे वादी स्वर एक ग्रह स्वर भी होता है, ग्रह स्वर एक होता है अंश स्वर, ये समझने की बात है। ग्रह स्वर किसे कहते हैं? आजकल ये परिपाटी समाप्त हो गई, लेकिन प्राचीन समय ग्रह स्वर इसे कहते हैं जहां जिस स्वर से कोई भी गाना आरंभ किया जाए। अंश स्वर किसे कहते हैं? अंश स्वर होता है वादी स्वर का एक दूसरा नाम अंश स्वर है।
जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाए। अनुस्वर ग्रह स्वर क्या होता है, जहां से राग आरंभ किया जाए, और न्यास के स्वर क्या इन जिन स्वरों पर किसी राग में ठहरा जाए, रुका जाए, वो स्वर है जैसे सा गा मा पा। और गृह स्वर जहां से राग का गायन वादन आरंभ किया जाता है। और तीसरी बात आती है संप्रकृति। संप्रकृति का मतलब होता है कि वो राग जो बिल्कुल इसके समान ही हो, इसके जैसे धुन हो, उसका नाम आता है विलास खानी तोड़ी। विलास खानी तोड़ी एक राग है, ये एक राग का नाम है विलास खानी तोड़ी राग। मिश्र भैरवी का भी ज्यादा जिक्र तो नहीं कर सकता, लेकिन विलास खानी तोड़ी इसके जैसा ही राग है। इस जैसा तो नहीं है, क्योंकि ये तो ये अपने आप में ही संपूर्ण राग है, लेकिन इसके जैसे ही इसका संप्रकृति स्वभाव माना जाता है। संप्रकृति मतलब वैसा ही स्वभाव ये राग माना जाता है विलास खानी तोड़ी। इस राग के आरोह कैसे बनेंगे? आरोह में सीधी सी बात है, क्या आप इनको फॉलो करते चलिए। क्या? सा रे ग म प ध नी, और ये तार सप्तक का सा। इतना लिखने के बाद इसको सभी को कोमल कर दीजिए, जो इसमें कोमल स्वर प्रयोग जाएगा। वह इसका अवरोह इसका ठीक उल्टा अवरोह हो जाएगा। वहां से स्टार्ट कर देंगे इसको। सा नी ध प म ग रे सा, इन सभी को कोमल भी करेंगे, तभी माने जाते हैं राग भैरव बना है, भैरवी बना है। अब इसकी जो पकड़ है वो लिखनी पड़ेगी। इसकी पकड़ मानी जाती है मैं गे रे गे। पकड़ पकड़ यहाँ से स्टार्ट है, इसकी वादी स्वर से स्टार्ट है। मैं गे रे गे, ये लिखे मैं गे रे गे, सा रे सा, और फिर लिखा जाएगा ध नी सा। अब इतना लिखने के बाद जो इसके सिंबल बनते हैं ये लगाइए, ग रे ध नी, और इसमें ये मंद्र सप्तक के स्वर प्रयोग किए, ध और नी मंद्र सप्तक के होंगे। ध नी सा, और मैं ग रे ग सा रे सा ध नी सा, ये इस राग की क्या हो गई? पकड़ हो गई। ये छोटे से छोटा समुदाय, पकड़ किसे कहते हैं? कम से कम स्वरों का वह ग्रुप, कम से कम स्वरों का वह ग्रुप जिससे किसी राग की पहचान होती है। किसी भी राग को पहचानने के लिए कम से कम स्वरों का ग्रुप बनाया गया है, वरना इस राग के सारे स्वर लिखे जाएं गाने के लिए तो बहुत ज्यादा बनते हैं, पर लेकिन इन्हीं स्वरों को घुमा फिरा के प्रयोग किया जाता है। जो ये सातों स्वर हैं इन्हीं को घुमा फिरा के प्रयोग किया जाता है, और इनसे बहुत ज्यादा स्वर बन जाते हैं। जिस तरह 0 to 9 अपने डिजिट होते हैं, उनसे कितनी संख्याएं बन सकती हैं? बहुत ज्यादा संख्याएं बन सकती हैं। इस तरह इनसे भी बहुत से राग बन सकते हैं, बहुत से राग स्वर लिए बनते हैं। लेकिन राग भैरवी की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए इसमें छोटा से छोटा ग्रुप जिससे इस राग की पहचान होती है, पकड़ कहलाता है। तो ये होगा राग भैरवी का परिचय। इसमें ध्यान रखा जाए, पहला ये राग प्रातःकाल गाया जाता है। ये दिन के आपके सिलेबस में 11th के सिलेबस में 3 राग ऐसे हैं जो दिन के समय गाए जाते हैं। पहला जो राग है भैरवी राग है, ये प्रातःकाल गाया बजाया जाता है। और इसके बाद जो गाया जाता है वो राग जौनपुरी है, दिन के दूसरे पहर में। और उसके ठीक बाद दिन के तीसरे पहर में राग भीमपलासी गाया जाता है। और फिर उसके बाद चौथा पहर आ जाता है दिन का। चौथे पहर के बाद जो रात्रि का प्रथम पहर आता है उसमें राग बिहाग गाया जाता है। तो आप इन रागों को इस समय के हिसाब से याद करें तो समय याद करने में परेशानी नहीं होगी, और सारे राग आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।